This is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter Carbon and its Compound. And in this session we are going to talk about properties of alkanes. तो guys हमने जो alkanes हैं उनकी जो उनकी जो nomenclature है, उनका naming है, उनकी general study already session number 7 में discuss कर ली. अब बात आती है जो alkanes हैं उनकी properties क्या होती हैं, ये वाली चीज जो हम इस session में discuss करने वाले हैं. So let's start. The first thing is that what are the physical properties of alkanes? जो alkanes हैं उनकी physical properties क्या होती हैं? Alkanes show gradual change in their physical properties with increase in the number of carbon atoms and hence increase of molecular mass. क्या होता है जो alkanes हैं वो क्या करते हैं, कुछ changes दिखाते हैं अपनी physical properties में. जैसे जैसे उनका जो कार्बन नंबर है उनके नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे जैसे जो मॉलिक्यूलर मास है बढ़ता जाएगा. क्लियर बात है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास एल्केन्स का बढ़ता जाएगा. और मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने की वजह से ही क्या होता है, जो एल्केन्स हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंजेस आते चले जाते हैं. तो वो चेंजेस कैसे होते हैं ये वाली चीज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो द थिंग इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट. जो फिजिकल स्टेट होती है वो एल्केन्स की क्या होती है. द फर्स्ट 4 मेंबर्स आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर. जो फर्स्ट 4 मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे. एल्केन्स हैविंग 5 to 16 कार्बन एटम्स आर लिक्विड. और जो 5 to 16 कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं. क्लियर. जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हो गए वो तो गैसेस हुए और जो 5 to 16 एटम्स वाले हुए एल्केन्स वो क्या हुए, लिक्विड्स हुए. द हायर एल्केन्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जबकि जो 16 से अबव वाले जो हायर एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर. क्लियर. ऑल्सो एल्केन आर कलरलेस कंपाउंड्स. जो एल्केन्स होते हैं वो कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं. तो फिजिकल स्टेट क्या क्या हो गई एल्केन की. फर्स्ट इज दैट द फर्स्ट 4 मेंबर्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर. Second, alkanes having 5 to 16 carbon atoms are liquid. Also, the higher alkanes are solid at room temperature and alkanes are colorless compounds. Clear? तो ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई, क्या फिजिकल स्टेट्स हो गई. अब बात आती है जो एल्केन्स हैं उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, उनमें क्या ट्रेंड चेंज होती है. तो इट्स अ टाइम फॉर डिस्कसिंग अबाउट ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन्स. The boiling point increases with increasing the molar mass of the alkanes. जैसे जैसे जो alkanes हैं उनका molar mass increase होता चला जाता है, जो boiling point है alkane का वो भी increase होता चला जाता है. Clear? The boiling point will be increased with increasing the molar mass of the alkane. Increase of the one carbon atom can cause increase of more than 30 degrees Celsius in boiling point. That is, यदि हम किसी भी एल्केन में एक और कार्बन एटम ऐड कर रहे हैं, एक और कार्बन एटम ऐड करने की वजह से क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है. क्लियर. तो जितना हाईली हम कार्बन एटम्स को ऐड करते जाएंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हर एक कार्बन एटम के साथ 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता चला जाएगा. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास. बॉइलिंग पॉइंट तो होता ही होता है मोलर मास के बढ़ने के साथ साथ, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एल्केन का वो भी क्या करता है, मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने के साथ साथ जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है. तो क्लियर हुआ फैक्ट क्या, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज द मोलर मास ऑफ द एल्केन. इंक्रीज ऑफ वन कार्बन एटम कैन कॉज इंक्रीज ऑफ मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस इन द बॉइलिंग पॉइंट. And the melting point of alkanes also increase with increasing the molecular masses. Clear? अभी बात आती है जो हमारी solubility होती है alkanes की वो क्या होती है. Alkanes are soluble in organic solvents such as benzene. जितने भी हमारे organic solvents होते हैं जैसे benzene हुआ, उनमें क्या होते हैं, alkanes soluble हो जाते हैं. तो organic solvents कौन से solvents होते हैं, जिनमें normally carbon atom present रहते हैं. तो जो एल्केन्स हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल रहते हैं, जबकि एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. दैट इज वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं. तो क्लियर हुआ सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन्स. एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन. एल्केन जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल होते हैं बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. लेकिन जो वाटर होता है उसमें वो इनसॉल्युबल रहते हैं. The next thing is trends on the density of alkanes. जो डेंसिटी रहती है एल्केन की वो कैसे वेरी करती है. This is increase in the density
देयर इज इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एल्केन्स विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला बढ़ता चला जाता है, एल्केन का इंक्रीज होता चला जाता है, तो जो उसकी डेंसिटी होती है वो भी इंक्रीज होती चली जाती है। बट एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, लेकिन जो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर से लाइटर होते हैं, दैट इज वो वाटर पे फ्लोट कर पाते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जो नॉर्मली ऑयल रहता है, पेट्रोलियम वगैरह होता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। वो उसी का रीजन होता है कि जो पेट्रोलियम होता है उसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट रहते हैं, एल्केन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो वो क्या होता है, वाटर से लाइटर होता है। दिस इज द रीजन वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो क्या हमने यहाँ से गेट किया, दैट देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एल्केन्स विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता चला जाएगा, जो डेंसिटी है एल्केन्स की वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ऑल्सो एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, जो एल्केन्स होते हैं वो वाटर से लाइटर होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। जो एल्केन्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी हमने एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो डिस्कस कर लिया, बट जो एल्केन है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। एल्केन शोज सम केमिकल रिएक्शंस अंडर फेवरेबल कंडीशंस, दैट इज यदि हमने कंडीशंस को फेवरेबल रखा है, दैट इज टेम्परेचर को, प्रेशर को मैनेज करके रखा है, प्रॉपर कैटलिस्ट का यूज किया है, तो जो एल्केन्स हैं वो कुछ केमिकल रिएक्शंस शो करती हैं। और वो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ये वाली चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट इज कंबशन ऑफ एल्केन्स। जो एल्केन्स है उनका कंबशन कैसे होता है, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यदि हम ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट लें, एल्केन्स वांट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या होता है, एल्केन्स जो है बर्न हो जाती हैं और किसका फॉर्मेशन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो CnH2n+2, दैट इज यहाँ पे कोई भी एक एल्केन है, उसकी रिएक्शन कराई हमने 1/2 3n+1 O2 से, दैट इज एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से। तो क्या हमें गेट होगा, NCO2, दैट इज जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे उतने ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, प्लस N+1 H2O, दैट इज जितने कार्बन प्रेजेंट है उनमें यदि 1 प्लस और कर दिया जाए तो इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन गेट होंगे और साथ में यहाँ पे हमें हीट लिबरेट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में CH4, यहाँ पे 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, 2O2 से, तो ये क्या देगा हमें, CO2 देगा, साथ में 2H2O लिबरेट होगा और साथ में 890 किलोजूल हीट लिबरेट होगी। क्योंकि यहाँ पे हीट लिबरेट होती है, दिस इज द रीजन ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर, क्योंकि एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शंस होती थी, वो रिएक्शन जहाँ पे हीट लिबरेट आउट होती थी। क्लियर, तो कंबशन ऑफ एल्केन्स क्या हो गया, जब हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में एल्केन को बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ और साथ में लिबरेट क्या हुई, हीट हुई। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। एक्चुअली controlled oxidation of methane gives different types of compound depending on the experimental condition of temperature, pressure and catalyst। क्या करते हैं, यदि हम मीथेन का ऑक्सीडेशन कराएं, बट जो ऑक्सीडेशन हो वो कंट्रोल्ड हो। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती हैं, दैट इज जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, कैटलिस्ट होता है, उनको हम डिफरेंट यूज करें तो क्या होगा, हमें डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा एल्केन्स के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ मीथेन टू मीथेनॉल। ये क्या है, मीथेन से दैट इज हाइड्रोकार्बन से हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में। टेम्परेचर रखेंगे हम 573 केल्विन, प्रेशर रखेंगे हम 100 atm। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2CH3OH, दैट इज मीथेनॉल का। तो क्लियर हुआ, व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 100 atm प्रेशर, देन मीथेनॉल इज फॉर्म्ड। तो क्लियर हुआ, मीथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब मीथेन की रिएक्शन किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी, कॉपर की, और 573 केल्विन टेम्परेचर 100 atm प्रेशर की प्रेजेंस में, तो 2CH3OH दैट इज मीथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट मीथेन टू मीथेनॉल, वहां पे क्या था, मीथेनॉल वर्ड था, दैट इज अल्कोहल था। यहाँ पे क्या करना है, हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है हाइड्रोकार्बन से, दैट इज मीथेन से हमें मीथेनॉल का फॉर्मेशन करना है। तो ये कैसे होगा, मीथेन की रिएक्शन जब हम O2 के साथ दैट इज ऑक्सीजन के साथ कराएंगे,
MO2O3 की प्रेजेंस में तो HCHO दैट इज मिथेनॉल प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये MO2O3 क्या होता है? ये होता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। तो क्या हुआ, मीथेन का मिथेनॉल में कन्वर्जन कैसे हुआ? व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, देन द मिथेनॉल इज फॉर्म्ड अलोंग विद द वाटर। वाटर के साथ मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? तो मीथेन की ऑक्सीजन हमने कराई, हमें मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। बट जो रिएक्शन थी हमने किसकी प्रेजेंस में कराई? मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब आता है मीथेन टू मिथेनोइक एसिड। अब मीथेन से मिथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? दैट इज हाइड्रोकार्बन से हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट 473 केल्विन टेम्परेचर एंड 130 atm प्रेशर, देन मिथेनोइक एसिड अलोंग विद वाटर इज फॉर्म्ड। जब हमने यहाँ पे मीथेन की रिएक्शन किसके साथ कराई? O2 दैट इज ऑक्सीजन के साथ कराई। क्या कंडीशन रखी है कि टेम्परेचर हमने रखा 473 केल्विन और प्रेशर रखा हमने 130 atm। तो हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा? मिथेनोइक एसिड का, दैट इज 2HCH और साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। तो क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ? वी कन्वर्टेड मीथेन टू मिथेनोइक एसिड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद मीथेन, रिमेम्बरिंग दैट द टेम्परेचर शुड बी 473 केल्विन एंड प्रेशर शुड बी 130 atm। अब आता है जो एल्केन्स हैं उनका हेलोजिनेशन कैसे होता है। हमने कंबशन पढ़ लिया, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब जो एल्केन्स हैं वो हेलोजिनेशन भी शो करती हैं। तो हेलोजिनेशन एल्केन का कैसे होता है? It is a substitution reaction in which replacement of one or more hydrogen atoms takes place by the equivalent number of halogen atoms। ये क्या होती है? हेलोजिनेशन जो होती है एल्कीन्स की, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या होता है, क्लोरीन एटम या ब्रोमीन एटम या आयोडीन एटम, दैट इज जो हेलोजन एटम्स होते हैं उनके थ्रू डिस्प्लेस कर दिया जाता है। दैट इज हर बार जब हम रिएक्शन कराएंगे एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक हेलोजन एटम हमारे कंपाउंड से एडअप हो जाएगा। यही प्रोसेस होता है हेलोजिनेशन का। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्लियर हुआ हेलोजिनेशन क्या होता है? इट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। क्लियर? अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं। तो हमने क्या करा, CH4 ये मीथेन है, इसमें Cl2 ऐड करा तो क्या फॉर्म होगा? CH3Cl, दैट इज एक हाइड्रोजन एटम को Cl रिप्लेस कर देगा। CH4 से यहाँ पे क्या हो गया? CH3Cl और HCl हमारा लिबरेट आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो क्लोरोमीथेन है इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? CH2Cl2, दैट इज एक और हाइड्रोजन एटम अब यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो गया और HCl लिबरेट हो गया। अब जो डाइक्लोरोमीथेन है उसकी रिएक्शन अगेन हम Cl2 के साथ कराएंगे तो एक और हाइड्रोजन एटम लिबरेट हो जाएगा, HCl का फॉर्मेशन कर लेगा और हमें क्या मिल जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं। अब जो ट्राइक्लोरोमीथेन है इसकी रिएक्शन हम अगेन से Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा? हमें CCl4 मिल जाएगा और जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था ट्राइक्लोरोमीथेन में, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था ना, ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा, HCl का फॉर्मेशन कर लेगा और जो कंपाउंड है हमारा क्या बचेगा? CCl4, दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ, मीथेन की रिएक्शन जब हम रिएक्शन कराते गए, हेलोजिनेशन कराते गए तो चारों जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे उनकी जगह एंड में चारों क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ने ले ली। तो यही हो गया क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अब आता है जो ईथेन है। अभी ये तो मैंने मीथेन का क्लोरीनेशन करा, ईथेन का क्लोरीनेशन हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे C2H6, दैट इज यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं तो ये रिएक्शन ऑब्वियसली क्या होगी, हमें क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा पूरे 6 टाइम्स। क्लियर? तो अभी हमने क्लोरीनेशन कराया, Cl2 ऐड किया, HCl निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा C2H5Cl, दैट इज क्लोरोईथेन। अगेन फिर हमने Cl2 ऐड किया तो HCl निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा डाइक्लोरोईथेन। अब जो डाइक्लोरोईथेन है उसमें भी हम Cl2 ऐड करेंगे तो HCl लिबरेट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? ट्राइक्लोरोईथेन। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम थे, यहाँ क्या बचेंगे? 3 हाइड्रोजन एटम। क्लियर? अब इसमें अगेन हम Cl2 ऐड करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब तक सारे हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस नहीं हो जाते। क्लियर?
तो अभी हमने ट्राइक्लोरोइथेन में फिर से Cl2 ऐड करेंगे तो टेट्राक्लोरोइथेन मिल जाएगा। फिर से इसमें भी हम Cl2 ऐड करेंगे तो पेंटाक्लोरोइथेन। अब जब पेंटाक्लोरोइथेन में Cl2 ऐड करेंगे तो HCl लिबरेट आउट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये भी HCl के साथ निकल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा C2Cl का होल 6। दैट इज जो C2H6 था, जो 6 हाइड्रोजन एटम्स थे उनको किसने डिस्प्लेस कर दिया, 6 क्लोरीन एटम्स ने। क्लियर हुआ? तो हेलोजिनेशन हम जब तक करा सकते हैं जब तक सारे हाइड्रोजन एटम्स हमारे लिबरेट ना हो जाएं, सारे हाइड्रोजन एटम्स को क्लोरीन एटम्स रिप्लेस नहीं कर दे, तब तक हम हेलोजिनेशन कराते जा सकते हैं। क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग क्या होती है? The process of breaking the molecule of higher hydrocarbon into smaller molecules by the application of heat and use of catalyst in the absence of air is called cracking. क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो क्रैक हो जाना, ब्रेक हो जाने की जो प्रोसेस होता है, किसकी वजह से? एक कैटलिस्ट के यूज करके और एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में यदि वो रिएक्शन की जाए तो क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में डोडेसेन है जहाँ पे कार्बन 12 प्रेजेंट है। इनकी जब क्रैकिंग कराएंगे 700 डिग्री सेल्सियस पे तो ये हेप्टेन और पेंटेन में ब्रेक हो जाएगा। हेप्टेन में 7 कार्बन एटम है, पेंटेन में 5, 7 + 5 कितने हो गए, 12 कार्बन एटम के इक्वल हो गए। तो डोडेसेन 2 स्मॉल एल्केन दैट इज हेप्टेन और पेंटेन में ब्रेक हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एक चीज हम याद रखते हैं, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डोडेसेन था उसका बॉइलिंग पॉइंट 255 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जो हमारे प्रोडक्ट्स बने उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एक का 98 डिग्री सेल्सियस है, वहीं पे दूसरे का 36 डिग्री सेल्सियस है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्टेंट will be greater than the boiling point of the product in case of cracking of hydrocarbons. So it's a time for challenging question mark. Why are alkanes called hydrophobic hydrocarbons? जो alkanes होते हैं उन्हें हम hydrophobic hydrocarbons क्यों कहते हैं? And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Because alkanes are insoluble in water. क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि मैंने बताया था आपको जो alkanes होते हैं वो जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, बेंजीन में तो सॉल्युबल होंगे बट जो वाटर है उसमें इनसॉल्युबल होंगे। क्योंकि वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, दिस इज द रीजन हम उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट एल्केन्स हेट वाटर। जो एल्केन्स है वो वाटर से हेट करते हैं या उन्हें फियर होता है या उन्हें फोबिया होता है वाटर का। तो क्लियर हुआ? Because alkanes are insoluble in water, therefore they are called hydrophobic hydrocarbons. So what did we learn today? आज हमने alkanes की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उनके बारे में डिस्कस किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने उनकी फिजिकल स्टेट और ऑल्सो डेंसिटीज, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके बारे में डिस्कस किया। वहीं केमिकल बॉन्डिंग्स में, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने उनकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस किया, कंबशन के बारे में डिस्कस किया और हेलोजन एंड हेलोजिनेशन एंड क्रैकिंग के बारे में डिस्कस किया। इन नेक्स्ट सेशंस वी आर गोना टॉक अबाउट एल्कीन्स, क्योंकि अभी हमने एल्केन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। नाउ इट्स टर्न टू स्टडी अबाउट एल्कीन। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड लक।